फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टीपल स्टडी यूट्यूब क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। अपवर्तन पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, लेंस का सूत्र क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं, परावर्तन पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता था, दर्पण पढ़ चुके हैं, उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन एक घटना होती है, ठीक है। तो हम परिभाषा लिखते हैं। देखिए होता क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा परिभाषा है। अपवर्तन कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब जिस मार्ग से चली जानी चाहिए उसे, उस मार्ग से थोड़ा सा भटक जाती है, तो उसे बोलते हैं विचलन, ठीक है। अब देखिए उसको हम कैसे समझते हैं फिगर के साथ। देखिए ये हमारा कोई सतह हो गया, हमारा एक माध्यम ये हो गया और दूसरा माध्यम ये हो गया। अब देखो जब कोई प्रकाश किरण इस माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, उसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखिए हमारा हो गया अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अब देखो प्रवेश कर रही है इस माध्यम से उस माध्यम में, तो डायरेक्ट ऐसे चली जानी चाहिए थी उसे, ऐसे निकल जाना चाहिए था सीधे, ठीक है। क्या है कि ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, बट होता क्या है, ये अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाती है, विचलित जाती है। या तो ये इधर चली जाती है या ये इधर चली जाती है, ठीक है ना। देखो या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब के पास आ जाती है। अब देखो कब पास आती है कब दूर जाती है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश का पहले अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है। देखिए इस अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, निकल जाना चाहिए था बिल्कुल ऐसे, लेकिन हुआ क्या, थोड़ा सा विचलित हो गई। या तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है या अभिलंब के पास आ जाती है। ये डिपेंड करता है हमारा कौन सा कैसा माध्यम है, किस माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वो डिपेंड करेगा कि कब दूर जाएगी कब पास आएगी, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे हमने यहाँ पर अभिलंब लिखा है, तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या होता है, और ये हमारा सतह क्या होता है, इनके बीच कुछ कोण बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा ये अभिलंब है और जो ये आने वाली किरण है, इसे हम बोलते हैं, देखो आने वाली किरण को हम पहले भी पढ़ चुके हैं परावर्तन में, इसे बोला जाता है आपतित किरण। और जो ये बाहर निकल रही है या दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसे बोलते हैं अपवर्तित, परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण। क्योंकि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। जब परावर्तन पढ़ रहे थे तो इसे बोलते थे परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम दिखाते हैं आई से। वहां पर भी आई और आर था, यहाँ पर भी आई और आर है, तो जो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनता है इसे आई से दिखाते हैं, और इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण आई, ठीक है। और जो दूसरा वाला होता है ना, देखो एक तो यहाँ से बन रहा है, या हम यहाँ से बात करें, ये क्या बन रहा है, आर बन रहा है। तो जो ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, देखो यहाँ पर क्या था, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा था उसे हम आपतन कोण कह रहे थे, और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, इस आर को हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। ये आपतन कोण था, तो ये हमारा होता है अपवर्तन कोण। जब हम परावर्तन पढ़ रहे थे तो उसे हम कहते थे परावर्तन कोण, यहाँ अपवर्तन कोण होता है। देखो आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है। और देखिए ये हमारा पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम था। अभिलंब हमारा यहाँ होता है, आपतन कोण कहाँ बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और यहाँ पर अपवर्तन कोण बनता है, परावर्तन कोण नहीं बनता है, आई और आर।
और देखिए यहाँ पर कुछ नियम भी होते हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण को लेकर के, जिससे हम अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। उसको आगे देखते हैं कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अपवर्तन आपको समझ में आया होगा क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, हम विद फिगर समझ लिए अपवर्तन को। आगे हम पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं अपवर्तन के नियम। अब हम पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम। जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़ा था वैसे ही हम अपवर्तन के नियम को भी पढ़ लेंगे। परावर्तन के 2 नियम होते थे, आप सभी को पता होगा। उसी प्रकार अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं? पहला नियम हमारा होता है बिल्कुल वैसा जैसा हमारा परावर्तन में था। पहला नियम क्या होता है? तो वहाँ पर आई और आर बराबर थे, बट यहाँ पर आई और आर बराबर नहीं होते हैं। तो पहला नियम होता है हमारा आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। ऐसे देखो हमारा ये फिगर होता है। ठीक है, विद फिगर समझ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था और ऐसे निकल जाना चाहिए था। ठीक है, ऐसे अब देखिए होता क्या है, तो ऐसे भटक जाती है। ठीक है, अपने मार्ग से। तो ये वाला कोण क्या होता है? आई, और ये कोण हमारा होता है आर। देखो ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण है हमारा और ये अपवर्तन कोण है, और ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है ना, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये हमारा आता है पहला नियम। आपतन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण नहीं, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक ही तल में होते हैं। ये हमारा होता है पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है? दूसरे नियम को हम देख लेते हैं। दूसरा नियम होता है हमारा कि देखिए पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट नियम होता है, जो हमारा आई और आर को लेकर है, हम दूसरा नियम होता है आपतन कोण की ज्या। ध्यान से देखिए, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन। ठीक है ना, साइन वाला जो हम पद लेते हैं उसे हम ज्या बोलते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ये भी साइन। ठीक है, ये साइन आई और ये साइन आर का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियत होता है। ठीक है, मतलब साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं n। मतलब कि साइन आई बटे साइन आर बराबर ये n होता है। और इस फार्मूले को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। मतलब जो ये साइन आई बटे साइन आर है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है कि स्नेल का नियम क्या होता है। सीधे सीधे यही देता है कि साइन आई बटे साइन आर होता है, या साइन आई बराबर साइन आर होता है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर यानी इसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो 2 हमारे नियम हो गए अपवर्तन के। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या और अभिलंब आपतन कोण की ज्या का अनुपात साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात साइन आर का अनुपात एक नियत होता है, जिसे हम कांस्टेंट दिखाते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर n, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अपवर्तन, अपवर्तन से बना होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, अब देखिए इसे मिटाते हैं लोग। ठीक है, अपवर्तन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है? देखिए परिभाषा हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मार्ग में, प्रकाश के मार्ग में विचलन की माप को अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए फिर से बोल रहे हैं, अपवर्तनांक होता क्या है? एक प्रकार का विचलन का माप होता है। ठीक है, किसके? प्रकाश किरण के। ठीक है, विचलन की माप को हम अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस विचलन के माप को, मतलब कितना विचलित हो रही है, तो इस विचलन के माप को हम कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, एक बार फिर से, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो विचलन के इस माप को हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक को हम किसे दिखाते हैं? n से दिखाते हैं। ठीक है ना, अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जनरली अगर हम n बराबर करें, n को अगर मैं लिखूं अगर मैं लिखूं 1n2, तो 1n2 का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए ऐसे न्यूमेरिकल लगेंगे तो पहले 1n2 का मतलब समझ जाइए, आगे न्यूमेरिकल में काम देगा। ठीक है, 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये 1n2 का मतलब हुआ कि पहले माध्यम, मतलब एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इससे हमारा अपवर्तनांक को मैं ऐसे दर्शाते हैं। अगर मैं कह दूं कि बताओ ANG, इसका मतलब क्या हुआ? ए मतलब होता है एयर मतलब वायु, और G मतलब ग्लास, कांच। तो इसे हम क्या बोलेंगे? A के सापेक्ष G का अपवर्तनांक, मतलब कि वायु के सापेक्ष। इस चीज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय हमें काम देगा। ठीक है ना, कुछ इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है ना, कांच का अपवर्तनांक। ANG का मतलब क्या हुआ? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर मैं पूछूं बताओ कि ये WNA है, इसका मतलब क्या हुआ? इसे हम बोलेंगे W मतलब वाटर। ठीक है, जल के सापेक्ष हवा, वायु का अपवर्तनांक। अगर मैं कह दूं बताओ WNG लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो WNG ये होता है, ANG WNA जहां भी ऐसा दिखे तो इसका मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर होता है उसके सापेक्ष नीचे वाले का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो WNG का मतलब हुआ जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, तो आगे न्यूमेरिकल आएंगे उसमें भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखिए हमारा अपवर्तनांक, अपवर्तन पढ़ लिया हमने, अपवर्तनांक पढ़ लिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं लेंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अब देखिए लेंस पढ़ते हैं, तो अपवर्तन और अपवर्तनांक समझ में आया होगा, नियम भी हमने पढ़ लिए। आगे हम देखते हैं लेंस। ठीक है, अब लेंस क्या होता है? ठीक है, बड़ा सिंपल सा लेंस, कोई परिभाषा देखिए क्या होता है लेंस का। देखिए लेंस होता क्या है? दो पारदर्शी माध्यमों से घिरा हुआ। ठीक है, दो पारदर्शी माध्यमों से घिरा हुआ, दो पारदर्शी माध्यमों से घिरा हुआ अपवर्तक सतह को लेंस कहते हैं। दो पारदर्शी माध्यमों से घिरे हुए अपवर्तक सतह को लेंस कहते हैं। अब देखो ये माध्यम या तो दोनों गोलीय हो सकता है या एक गोली एक समतल हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, देखिए दो पारदर्शी माध्यमों से घिरे हुए अपवर्तक सतह को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और लेंस जनरली देखो, जैसे देखो ये हमारा ये वाला कैसा लेंस है, इसे हम कहेंगे कि दोनों क्या है? वक्राकार है, या दोनों हमारे जो है कि कर्वेचर टाइप है। जैसे देखो हमारा ये भी लेंस देखो कैसा है, ये दोनों सतह कैसा है? गोली है ना, इधर भी गोली इधर भी गोली, ये भी गोली ये भी गोली। अब आगे पढ़ेंगे कौन सा लेंस है और ये कौन सा लेंस है, इसको हम अच्छे से जान जाएंगे। अब देखो कभी कभी ये लेंस भी मिल सकता है। अब ये लेंस देखो क्या हो गया हमारा, एक समतल सतह है और दूसरा कैसा है? गोली सतह। तो इस लेंस में जो लेंस होता है, या तो दोनों सतह गोली हो सकता है, या एक सतह गोली और दूसरा हमारा समतल सतह हो सकता है। जैसे देखो अगर हम इसको ऐसे बना दें तो ये भी तो देखो हमारा लेंस बन गया, एक समतल सतह हो गया और दूसरा गोली सतह हो गया। तो कैसा होता है? दो पारदर्शी माध्यमों से घिरे हुए
दो पारदर्शी माध्यमों से घिरे हुए सतह को, अपवर्तक सतह को हम लेंस कहते हैं। ठीक है, तो लेंस में देखो ये दोनों गोली सतह भी हो सकते हैं, एक गोली सतह और एक तुम्हारा समतल सतह भी हो सकता है। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, खासकर लेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, ठीक है, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है, जैसे हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे ना कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, वैसा हमारा लेंस में भी होता है, एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा अवतल लेंस होता है। इन सब का परिभाषा देख लेते हैं अच्छे से हम लोग क्या क्या होते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए लेंस हमने समझ लिया क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें दो टाइप्स होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला हमने लिखा था हेडिंग उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखिए क्या होता है, ऐसा लेंस, ऐसा लेंस सिंपल सा है। ठीक है, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो, जो किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो, और बीच में मोटा हो, उसे हम कहेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। देखिए ये परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। देखिए ये हमारा हो गया ऐसा लेंस जिसमें जो किनारों पर तो पतला होता है लेकिन बीच में मोटा होता है, उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस कैसा, ये हमारा किनारों पर पतला हो गया, किनारों पर पतला और बीच में मोटा, तो ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट चीज ये होता है ये लेंस होता कैसा है, ये लेंस हमारा अभिसारी होता है या अपसारी होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है ये देखो अच्छे से याद कर लो कि ये लेंस हमारा अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी, अभिसारी के विषय में पता होगा क्या होता है कि जब ऐसा लेंस बोलो या दर्पण बोलो जो प्रकाश किरण को एक बिंदु पर आकर मिलाता हुआ प्रतीत हो, मतलब एक बिंदु पर मोड़ता है, सिकुड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस जो हमारा ये उत्तल लेंस होता है, ये कैसा लेंस होता है, ये अभिसारी लेंस होता है। ठीक है ना, तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, इसको याद कर लो अच्छे से। ठीक है, जब न्यूमेरिकल में कभी कभी सीधे ऐसे बोल देगा कि अगर कोई अभिसारी लेंस है तो अभिसारी लेंस मतलब सीधे सीधे पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, उत्तल लेंस पता हो गया, ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस कैसा होता है, अभिसारी लेंस होता है। ठीक है ना, अब देखो दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस ऐसा लेंस जो बस जस्ट उसी का उल्टा। ठीक है, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा हो, जो किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो, किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है ना, अवतल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो वो अवतल लेंस कहलाता है, मतलब हमारा लेंस का ऐसा फिगर बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये हमारा बीच में देखो पतला है और किनारों किनारों पर मोटा है, तो इस लेंस को हम बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है, ये कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो उसे हम अवतल लेंस कहेंगे, और ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो बीच में मोटा हो कैसा होगा, हमारा उत्तल लेंस। अब देखो ये लेंस कैसा होता है, ये लेंस होता है हमारा अपसारी लेंस। ठीक है ना, ये कैसा लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है। ठीक है, तो अपसारी और अभिसारी इसको अच्छे से याद करना है कौन सा अभिसारी होता है कौन सा अपसारी होता है। तो अवतल लेंस अपसारी, उत्तल लेंस अभिसारी। अवतल लेंस क्या करता होगा, प्रकाश को फैलाता होगा। देखो ये चीजें वहां पर हमें काम देगी जब हम नेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, कि काहे हम क्यों हम क्या करते हैं कि दूरदृष्टि उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, वहां पर हमें पता चलेगा जब हमें पता रहेगा कि अपसारी होती है और अभिसारी होती है। ठीक है ना, तो उत्तल लेंस कैसा होता है, अभिसारी, अवतल लेंस कैसा होता है, अपसारी लेंस होता है। तो देखो ये लेंस होता है, ये लेंस के विषय में जान ली। अब आगे कुछ चीजें देखते हैं। अब देखो लेंस में कुछ फार्मूले बनते हैं। ठीक है ना, जैसा हम दर्पण में पढ़ चुके हैं वैसा ही फार्मूला हमारा लेंस में बनता है। तो जैसे हम बात करें सबसे पहले तो लेंस का सूत्र क्या होता है, जैसे हम लोग दर्पण का सूत्र पढ़े थे वैसा ही हमारा लेंस का एक सूत्र होता है जिससे हम बोलते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। दर्पण में क्या होता था, प्लस होता है, लेकिन लेंस में सिर्फ माइनस रहता है। f वही होती है फोकस दूरी, v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है वस्तु की दूरी। तो
जनरली छोटा सा अंतर है कि बस यहाँ पर जो वहाँ पर प्लस होता था यहाँ हम माइनस कर लेते हैं। जब भी लेंस का सवाल मिले, लेंस के सवाल में हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे और दर्पण वाले में प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये लेंस का सूत्र होता है। और एक चीज़ और दूसरा हम अगर बात करें आवर्धन की, ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम करेंगे तो ये आवर्धन क्षमता वाला भी फार्मूला देख लेते हैं। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, जस्ट वही फार्मूला होता है, बस थोड़ी सी अंतर होती है। वहाँ पर हम m बराबर क्या करते थे, माइनस का v अपान यू बराबर आई अपान ओ, जब हम दर्पण पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम लेंस पढ़ेंगे तो ये माइनस नहीं होता है, क्या होता है, m बराबर सिर्फ माइनस हटा करके v अपान यू बराबर आई अपान ओ होता है। जहाँ हमें पता है I क्या होती है, I प्रतिबिंब का लंबाई, और O क्या होता है, O मीन्स ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई। V और U पता है, वही पुराना वाला चीज, V क्या है प्रतिबिंब और U क्या है वस्तु की दूरी, ठीक है। M क्या है आवर्धन, ठीक है। अच्छा, आवर्धन हम कैसे पहचानते हैं कि किसी सवाल में आवर्धन दिया है, जिस सवाल में ये बोल दे 2 गुना 5 गुना, जहाँ पर गुना वर्ड आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि आवर्धन का मान m दिया है, ठीक है। वास्तविक आभासी के लिए हम पता कर लेते हैं कि वास्तविक के लिए m का मान माइनस रखते हैं और आभासी के लिए m का मान प्लस रखते हैं, क्योंकि हमारा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा लेंस का सूत्र हो गया, आवर्धन का सूत्र हो गया। अब देखो एक चीज आता है कि चिन्ह परिपाटी, ठीक है। इसमें चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो चिन्ह परिपाटी में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमें दर्पण में पता था वही चीज हम लेंस में यूज करेंगे। अगर हम बात करेंगे अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस, तो अवतल दर्पण में क्या होता था उसी प्रकार उत्तल दर्पण में क्या होता था, सेम वही चीज होता है, कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें अवतल लेंस में u क्या होता है, v क्या होता है, f क्या होता है, तो u v अब तीनों माइनस v होते हैं, माइनस साइन के साथ होते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसा हमारा दर्पण में था चिन्ह परिपाटी, सेम वही चिन्ह परिपाटी हमारा लेंस में भी यूज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में भी क्या होता है, u हमारा माइनस होता है और v और f क्या होते हैं, दोनों प्लस होते हैं। ये हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है, जो दर्पण में। देखो बट एक कंडीशन आते हैं कि कभी कभी अवतल लेंस में जो हमारा v होता है वो प्लस आता है, कब, जब हमारा प्रतिबिंब दर्पण के उस साइड बनता है या लेंस के उस दाहिनी साइड बनता है। और इसमें भी कभी कभी आते हैं, इसमें तो सारे हमारे वही होते हैं, बिल्कुल सेम लगता है, u माइनस होता है और बाकी दोनों प्लस होते हैं, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी में कोई अंतर नहीं होता है, जैसा चिन्ह परिपाटी हमारा दर्पण में था सेम वही चिन्ह परिपाटी हमारा लेंस में भी होता है, ठीक है। तो ये पता, उम्मीद है कि आप सबको ये पता होगा, ठीक है। बस थोड़े थोड़े अंतर हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इसका अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। जैसा हमने कहा था कि दर्पण को अच्छे से सीखिएगा, दर्पण पता चल जाएगा तो लेंस में भी हम आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि जब नए नए वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपको सबसे पहले पता चले, ठीक है। न्यूमेरिकल खूब अच्छे से करेंगे, जो भी डेरिवेशन आएगा एक भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने लेंस के विषय में पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, फिर आगे लेंस का कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।